नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो तीसरा अध्याय है विज्ञान का, जल अनमोल संसाधन, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को जो सो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अगर कहीं आपको डाउट हो तो उस डाउट को आप जो सो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्या कहा जाता है, जल अनमोल संसाधन। जल अनमोल संसाधन, इसका अर्थ क्या हुआ कि जल जो है सो हमारे लिए क्या है, एक अनमोल संसाधन है। संसाधन का अर्थ क्या होता है, यानी कि जल नहीं है, जैसे कि संसाधन, जैसे कि कोई भी चीज़ है, तो कोई भी काम है जिसे हमें ज़रूरत पड़ता है तो संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या है, एक संसाधन है। किस चीज़ का संसाधन है, मनोरंजन का संसाधन है, कहीं कॉल करने का संसाधन है, हमारा वीडियो जो है सो आपके तक पहुंच रहा है, ये भी एक संसाधन, यानी कि संसाधन का अर्थ आप समझ गए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है, आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रकाशित समाचारों में जल संसाधन, जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखा होगा। कि आपने जो सो टेलीविज़न, रेडियो में देखा होगा कि किस प्रकार हमारे देश में, भारत देश में जल संसाधन या अन्य देशों में भी जो है सो जल संसाधन का लेकर कितना ही किल्लत है। जल को लेकर कहा जाता है, आसपास नल और चापाकल के सामने सामने पंक्तियों में लगकर लगकर पानी पानी भरती महिलाएं कभी कभी इन लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि ऐसे दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। कि जो सो जब औरतों जो है सो जल के लिए जब लाइन लगा के नल के सामने जो है सो कतार लगा के पानी लेती है, तो वहाँ क्या होता है, आप देखते होंगे कि किसी से लड़ाई भी हो जाता है और सरकार से इन लोगों जो है सो पानी का जो है सो मांग भी करते हैं। फिर आगे देखते हैं। देखिए, और आपने जो सो ऐसा दृश्य जो सो देखा होगा, ऐसा देखा होगा, यही कहा जा रहा है। देखिए एक पेपर है जिसमें जो सो अखबार है जिसमें लिखा हुआ है, विद्यालय में पेयजल संकट से परेशानी। ठीक है, अब आगे देखिए, समझिए। देखिए कहा जा रहा है, अपने विद्यालय, प्रखंड कार्य व बाजार में बड़े बड़े पोस्टर को देखा होगा। इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं। इस संदेशों को अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि इस संदेश का क्या अर्थ हुआ। आपने देखा होगा कहीं भी बाजार में लिखा होगा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। ऐसा ऐसा वर्ड जो सो आप देखेंगे, तो ये सब जो सो बातों का क्या अर्थ है, यही जो सो आपको अपने मित्रों के साथ जो सो चर्चा करना है। अब आगे देखिए, क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है, नीचे दी गई जल की आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को जो सो आप भरिएगा खुद से। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, देखिए, क्या आप जानते हैं कि पानी की उचित मात्रा भी विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल दिवस के रूप में मनाया और जल संरक्षण की की महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जो हमारा जो यूनाइटेड संघ है, यानी कि क्या बोला जाता है उसे, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो जो है सो जल की किल्लत को लेकर जो है सो उन्होंने एक जो है सो क्या, जैसे कि हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस प्रकार से जो है सो उन्होंने एक दिवस जो सो चूज किया और 2003 में 22 मार्च को जो सो यह दिवस जो है सो चूज किया। और इसी प्रकार से जो है सो हमारा जो है सो हमेशा जो सो क्या होता है, 22 मार्च को जो है सो जल दिवस बनाया जाता है पूरा विश्व में। ठीक है, तो जल दिवस कब बनाया जाता है, 22 मार्च को आपको ध्यान में रखना है। और किस देश ने कब फर्स्ट बार कब मनाया गया था, 2003 में, और संयुक्त राष्ट्र जो है सो हमारे वो बनाए थे। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है, जल की कभी पूरी विश्व में चिंता का पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्ष में विश्व के एक तिहाई से अधिक, क्या कहा जाता है, एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। देखिए कुछ साइंटिस्ट सब हैं जो सो वह रिसर्च कर रहे हैं कि जो सो उन्होंने देखा कि जल के जो सो किल्लत
जो है सो जनसंख्या के 1/3 लोग पूरा ही जो है सो कुछ दिनों के बाद जो है सो जल का किल्लत का झेलन करेंगे। फिर आगे कहा जा रहा है, जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना कितना जल उपलब्ध है। और जल के बारे में, पेयजल के बारे में जानने से पहले हमें ये पता करना है कि जो सो हमारे पृथ्वी पर जो सो पेयजल कितनी मात्रा में उपस्थित है। फिर आगे देखिए कहा जा रहा है कितना कितना जल उपलब्ध है। देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय देखिए अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देता है, क्योंकि इसका लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्ध 97% समुद्री जल है। और हमारा जो पृथ्वी जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो हमारा पृथ्वी जो सब पूरा ही जलमग्न दिखाता है, पूरा हरा दिखाता है। तो हमारे पृथ्वी पर जो सो 97% जल है, और वह भी जल जो सो समुद्री जल है, जो खारा जल है, जो पीने योग्य नहीं है। ये खारे रूप में, और देखिए पीने जल कितने हैं, और 2% जल हिम पर बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो बर्फ पिघलते हैं। और 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है हमारे पृथ्वी पर। कितना पीने का जल कितना है, 1% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो आपको दिखता होगा कि पूरा जो सो हरा दिखाई देता है। यही जो सो पूरा समुद्र दिखाई देता है, यानी कि पानी है, पानी ही पानी दिखाई देता है। अब जो सो पृथ्वी में उपलब्ध अलग अलग जल का जो सो अवलोकन यहाँ कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, देखिए कहा जाता है हम में से अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं, कि जल जो हमारा एक ही सीमित संसाधन नहीं, आवश्यकता से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति का आभास हुआ। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि जल जो सो हमारा एक ही संसाधन नहीं है। जल से जो सो हम अनेक चीज़ों को जो सो पूर्ति कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं तो उसमें भी जो सो हम जल का उपयोग करते हैं, और जो सो विद्युत बनाते हैं तो उसमें भी जल का उपयोग करते हैं। तो जल हमारा एक पीने के लिए नहीं है, जल जो सो हमारे लिए जो सो और अनेक कार्यों को करता है। फिर आगे देखिए कहा गया है जल की अवस्थाएं। प्राकृतिक में जल ठोस, द्रव, गैस। देखिए प्राकृतिक जो है उसमें जो सो पृथ्वी पर जो सो जल जो सो तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ठोस के रूप में देखिए जो बर्फ पाए जाते हैं वो ठोस के रूप में, जो सो आगे देखिए अवस्था में पाए जाते हैं। जल का ठोस रूप बर्फ तथा ओला, जो ओला गिरता है। फिर अगला कहा जाता है यह द्रव रूप में पृथ्वी पर समुद्री झील, नदी, तालाब में है पाया जाता है। और यह जल की समान अवस्था होती है, क्या द्रव रूप। जल गैसीय अवस्था में भाप, जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। और जल की तीनों अवस्था का रूपांतरण प्राकृतिक में जल चक्र के दौरान होता है। प्राकृतिक में जो सो तीनों अवस्था का जो रूपांतरण होता है वो प्राकृतिक में जल चक्र के द्वारा होता है। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल से फिर पृथ्वी में आता है, फिर पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर जल के अवगमन की क्रिया इस चक्रीय क्रम में होता है। जल के इस चक्रीय क्रम को जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये समुद्र है, और ये समुद्र जो है सो समुद्र से जो सो गर्मी के दिनों में जल वाष्प होता है, और जल वाष्प होकर जो है सो क्या बनता है, वहाँ जो सो आगे जाके बादल बनता है, और फिर वही बादल बरसता है, और उससे फिर हमें जल प्राप्त होता है। तो ये साइकिल है, जल से वाष्प बनना, और वाष्प से बादल बनना, और फिर बादल भर के पानी बरस जाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है जल के विभिन्न स्रोत। जल के क्या क्या विभिन्न स्रोत है, देखिए सागर, नदी, झील आदि के जल का वाष्पीकरण होता है। सभी का क्या होता है, जल वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जल वाष्प मुक्त करते हैं, और पौधे भी जो है सो जल वाष्प जो है सो मुक्त करते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान। फिर आगे कहा जा रहा है मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं, जो जलवाष्प होते हैं, जल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। और बर्फ जो सो क्या होता है, जो हमारा पानी है वह बर्फ के रूप में जो सो या तो
ओला के रूप में पृथ्वी फिर से वापस चला आता है। और अधिकांश भाग नदी नालों आदि से होता हुआ सागर तक पहुंच जाता है। और वर्षा का जल कुछ भाग मिट्टी से रिसकर भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाता है। और यह जल पुनः जल चक्र नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है, जो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। किसके दौरान? बारिश के दौरान। और वही जल जो है सो नलकूपों के द्वारा और पीने योग्य वही जल होता है। फिर आगे कहा जाता है द्वारा सतह पर लाया जाता है। और पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। और इस प्रकार प्राकृतिक में जल चक्र चलता रहता है। इस जल के कारण पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थित बनी रहती है। ठीक है। और इसी कारण से जो है सो क्या होता है, इसी जल से जो है सो हमारा पीने योग्य जल भी होता है। और यही जल जो है सो पेड़ पौधे भी जो है सो क्या करते हैं, उससे अवशोषित करते हैं। फिर आगे देखिए कहा गया जल के स्रोत। प्राकृतिक में जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी, झील, तालाब आदि हैं। प्राकृतिक में अगर देखा जाए पृथ्वी पर तो जल का मुख्य स्रोत क्या है? सागर है, झील है, नदी है, तालाब है, कुआं है। फिर आगे आ गया नीचे भी जल का बड़ा भंडार विद्यमान है। धरती के नीचे भी, भूमि के नीचे भी, ध्रुव प्रदेश तथा पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के रूप में भी यह पाया जाता है, जो कि ठोस रूप में पाया जाता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है प्राकृतिक में जल के मुख्य स्रोत, कि प्राकृतिक में अगर देखा जाए ब्रह्मांड में तो जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल है। देखिए वर्षा जल क्या है समझिएगा। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। और हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर निर्माण करता है। और वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। और इस प्रकार के वर्षा जल को अम्ल जल कहा जाता है। और इस प्रकार के वर्षा जल को क्या कहा जाता है? अम्ल जल भी कहा जाता है। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का प्रमुख कारण यही है कि वर्षा जल के कारण क्या होता है, जो आगरा में ताजमहल है वो जो सो प्रभावित होने लगता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार का संगमरमर लगा हुआ है कि जो सो वर्षा के जल के कारण वह प्रभावित होने लगता है। फिर आगे कहा जाता है प्रमुख स्रोत सुनिए, जल का ये प्रमुख स्रोत है सतही जल। वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह से बहता हुआ नालों, नदियाँ, तालाब तथा झील में आकर इकट्ठा हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है भूमिगत जल। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टान के ऊपर जमा हो जाता है। और जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःस्रदन कहा जाता है। और भूमि के नीचे वाली सतह जल को भूमि जल कहा जाता है, भूमिगत जल कहा जाता है। और वही जल जो सो पीने योग्य जल बनता है। जब बारिश होता है तो कुछ जल जो सो रिस कर जो सो पृथ्वी के नीचे चला जाता है। और उसी जल को जो सो क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है। फिर आगे का देखिए कहा जाता है इसके ऊपरी सतह को भौम स्तर जल कहते हैं। और इसके ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भौम जल स्तर कहते हैं, कहा जाता है। और भिन्न भिन्न होता है। और ये जल जो सो भिन्न भिन्न होता है कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए भौम जल का तो अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऊंचाई में होता है। फिर आगे कहा जाता है देखिए चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकलता है। जो चापाकल होता है वो इसी के द्वारा जो है सो नलकूपों के द्वारा भूम जल से ही निकाला जाता है। तो देखिए भूम जल कहाँ तक है, देखिए भूमि हो गया, ये हो गया भूम जल स्तर। और ये हुआ भूम जल ये भूम जल स्तर है। ठीक है। और ये भूम जल हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए कहा जाता है भूम जल स्तर में कमी का अपक्षय। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न करती रही है। करीब 70% भूमंडलीय जल स्वच्छ है। भूमंडलीय जल जो है सो 70% जो है सो स्वच्छ जल है। और बाकी के 30% जल जो है सो वो भी जो सो पीने लायक नहीं है।
अब आगे देखिए, कहा जाता है सिंचाई सिंचाई में लग रहा है ताकि ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज किया जाए। ठीक है, फिर घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोत पर दबाव पड़ता है। फिर प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। इससे भौम जल स्तर में कमी आई है, और भौम जल स्तर में आई कमी के कारण कारण है इसमें प्रमुख है। जब भूम जल के जल स्तर जो है सो कम हो जाते हैं तो कुछ मुख्य कारण आ जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, भूम जल किस कारण से कम होता है? जनसंख्या में अगर वृद्धि हो गया तो कृषिगत उपयोग अधिक हो रहा है। तो फिर आगे कहा जाता है औद्योगिकरण, अगर अधिक औद्योगिकरण हो रहा है। फिर आगे कहा जाता है वर्षा का आसमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी, ये सबसे जो है सो भूम जल स्तर जो है सो नीचे चला जाता है। फिर आगे कहा जाता है अब आप जानते हैं कि किन किन कारणों से भूम जल स्तर का अपक्षय हो रहा है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल का वितरण विश्व भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार हो रहा है। कुछ स्थान पर अच्छी वर्षा होती है, और कुछ वहाँ के जल समुद्री हैं, और कई जगह कम वर्षा होती है। बहुत जगह जो है सो कम वर्षा होती है, तो कहीं पीने लायक पानी भी नहीं है। जैसे देखिए झारखंड राज्य के वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है, और 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य में होता है। कहाँ? झारखंड राज्य में जून और सितंबर के माह के बीच में होता है। फिर आगे कहा जाता है पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा के लिए जल प्राप्त करता है। फिर अगला, राज्य के गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिले का उत्तरी भाग, कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग गोड़ा उत्तरी के वर्षा के वार्षिक वर्षक दर 120 से कम होता है, और दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। ठीक है, तो आप जो जिले के नाम बताएं झारखंड के वो समझते जाइएगा। फिर आगे कहा जाता है गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिमडेगा, रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 140 से 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है। वर्षा को एक सेंटीमीटर में न मापा जाता है। फिर आगे कहा जाता है जल प्रबंध। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। अपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों से रिसाव को देखा होगा, जिसमें बड़े मात्रा में जल पाइप के रिसकर बह जाता है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि बहुमूल्य जल को किस प्रकार से व्यर्थ होने से रोका जाए। जैसे आप देखते होंगे कहीं सड़क पर पाइप जो होता है, जल का पाइप, पीने योग्य जल का पाइप, वो क्या होता है, टूट जा होता है, या कुछ उसमें खराबी आ जाता है, तो क्या होता है, जल आप देखते होंगे कि बहते जा रहा है। तो उस प्रकार जो हमारे जो पीने योग्य जल है, स्वच्छ जल को जो हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पीने योग्य जल को आप बर्बाद कर देंगे तो पीने योग्य जल जो पृथ्वी पर रहा ही नहीं मतलब होगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। तो फिर आगे क्या होगा? तो उस प्रकार से हमें जो जल को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। फिर आगे कहा जाता है, देखिए आगे कहा जाता है हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करके दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलाप के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। अगर आप कहीं 2 बाल्टी पानी में नहाते हैं तो वहाँ 1 बाल्टी पानी में नहाएं, क्योंकि अगर जल की बर्बादी आप अधिक करेंगे तो क्या होगा कि जो भूमिगत जल जो है, भौम जल जो है उसका जल का स्तर जो कम होते जाएगा, और हमें जो पीने योग्य जल मिलता है वो भी कुछ समय के बाद पीने योग्य जल भी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा।
तो जल का उपयोग आप करते हैं तो जल का उपयोग जो है सो आप सोच समझ के कीजिएगा। फिर आगे देखिए कहा जाता है हमने देखा कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ऐसे ही बह जाता है। जो जल हमें प्राप्त होता है वर्षा के समय वो अधिकांश जल जो सो क्या होता है बर्बाद ही हो जाता है। और वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है और इस जल संग्रह अथवा वर्षा जल संग्रह कहते हैं। फिर आगे देखिए पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रहा है। साथ ही शाकाहारी के कारण पेड़ की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहे हैं और इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है और यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में लगना पड़ता है और टैंकर में पानी पहुँचाया जाता है और जल पूर्ति की राशि होता है। और प्रत्येक हिंदी समाचार पत्रों में जल संकट का समाचार आता है। देखिए पेड़ की अभी के ज़माने में आप देखते होंगे कि मकान अधिक बन रहे हैं, तो मकान अधिक बन रहे तो क्या हो रहा है पेड़ की कटाई अधिक किया जा रहा है और पेड़ की कटाई यानी कि बर्बादी, क्योंकि अगर अधिक पेड़ होगा तो वर्षा भी अधिक होता है और अधिक वर्षा होता है तो क्या होता है हमारा भौम जल का स्तर जो है सो ऊपर आता है और भौम जल का स्तर अगर नीचे चला जाए तो हमारा पीने योग्य जल भी जो है सो नीचे चला जाता है और हमें पीने योग्य जल भी नहीं मिल पाएगा। फिर आगे देखते हैं कि इस प्रकार का समाचार जो है सो हमेशा आते रहता है। और फिर आगे कहा जाता है सरकार इसके लिए हर गांव के डोभा का निर्माण करती है और नदी तालाबों गड्ढे के सफाई पर खुदाई कराई। इस तरह देश के अनेक स्थानों पर जल भंडार और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बढ़ावे बनाने की प्रथमों की सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है कि सरकार भी जो है सो भूमि जल को नीचे नहीं जाए, इस कारण से जो है सो जगह जगह पर आप देखते होंगे डोभा का निर्माण, तालाब का निर्माण कराया जाता है जिससे भूमि जल का स्तर ऊपर रहे। फिर आगे देखिए कहा जाता है किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग मित्र व्यक्तियों से कर सकते हैं और संभवतः अपने बूंद डीप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। और डीप सिंचाई व्यवस्था का काम वैसे के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उसकी जड़ तक पहुंचाते हैं और इससे जो सो जल की बर्बादी कम होती है। ठीक है तो अब किसान जो है उसका उपयोग जो सो करना अधिक ही जो सो सुविधाजनक होगी और इससे जो सो जल जो सो कम बर्बादी होगा। फिर आगे कहा जाता है पौधे पर जल की कमी का प्रभाव। जो पौधा होता है उस पर अगर जल का कमी हो जाता है तो उसका प्रभाव देखिए कहा जाता है गमले के पौधे में अगर कुछ दिन तक पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी और पौधे पर निर्भर रहने वाली जीव जंतु मनुष्य का अस्तित्व भी खतरा में आ जाएगा। पौधों के ना रहने पर पृथ्वी पर पर्यावरण भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगा और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी और इससे संबंधित अनेकों समस्याएं कभी उत्पन्न हो जाएगी। कहने का अर्थ बनता है कि अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमारे धरती पर जो सो मनुष्य अर्थात कोई भी जीव जो सो पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें पेड़ पौधा लगाना जो सो अति ही आवश्यक है। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।